ठीक आ रहा है ना? अच्छा, आज एक टॉपिक क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने अपनी स्टडी ऑप्टिक्स में कैसे अचीव की है, बचपन से बता रहा हूं। जैसे सपोज करो पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया है ना, लेकिन रिफ्लेक्शन आपने पढ़ना स्टार्ट किया प्लेन सरफेस पे, यानी बिल्कुल प्लेन, जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आपने यहां से रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, ध्यान है ना? यानी रिफ्लेक्शन पढ़ना तो स्टार्ट किया लेकिन प्लेन सरफेस पे। फिर धीमे धीमे आपकी स्टडी अपग्रेड हुई तो आपका ये जो मिरर था या ये जो सरफेस था वो स्फेरिकल होने लगे, वो स्फेरिकल सिखाने लगे हम, ठीक है, कि भैया ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो जरूरी नहीं है प्लेन हो, वो कैसी भी हो सकती है, पर हर कैसी को फिजिक्स नहीं पढ़ सकती। तो हमने पहले प्लेन फिर स्फेरिकल मिरर पढ़े थे या स्फेरिकल सरफेस पढ़ी थी, यहां पर भी रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लेकिन ये तो आप जानते हो ना कि पहले आपने ये पढ़े थे, पहले यहां से फंडामेंटल क्लियर करे थे, उसके बाद आपने ये पढ़ने चालू करे। ऐसे ही अब आपका लेवल क्या बढ़ेगा, अभी तक आपने जितने भी रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन इधर रेयरर इधर डेंसर, याद है ना इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहा है, ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहा है। इसके एक तरफ रेयरर मीडियम है, एक तरफ डेंसर है, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। अभी तक आपने यही रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अभी तक आपका ये जो इंटरफेस था वो इसकी तरह प्लेन था, प्लेन, और आपने ये पढ़ा लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, नॉर्मल डालेंगे, डेंसर की ओर वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, यहां तक आपने पढ़ लिया। लेकिन आज आपकी जो स्टडी है वो थोड़ा सा अपग्रेड होगी, एक लेवल बढ़ेगी। अब हमारी ये जो इंटरफेस है, ये जो दो मीडियमों को सेपरेट कर रहा है, ये भी स्फेरिकल हो सकता है, ये भी स्फेरिकल हो सकता है। यानी ये जो इसके एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, आप गौर से देखो, एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, लेकिन जिनको सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस है वो प्लेन है, लेकिन एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, इसको सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस है वो स्फेरिकल है। एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, इनको सेपरेट करने वाला स्फेरिकल है। तो अब आपकी आज की जो स्टडी होगी वो ये होगी। हाँ, कोशिश करूंगा आज ही खत्म, मतलब आज से बॉन ही होगी, खत्म नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, शुरू तो हो ही गई। तो अब आपकी हेडिंग पता है क्या होगी, यहां हेडिंग क्या थी, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और अब आपकी हेडिंग आ रही है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन होगा लेकिन अब सरफेस जो होगी या इंटरफेस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, यानी ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे पेपर वेट है, पेपर वेट, ठीक है ना, जैसे आपका पेपर वेट है, टेबल है, टेबल पर एक पेपर वेट रखा होता है कि नहीं रखा होता। अब आप बताइए, इसको इधर देखो, ये रहा पेपर वेट, तो इसकी ये जो जब लाइट यूं करके एंटर करेगी इससे इसमें जाएगी, तो ये सरफेस प्लेन थोड़ी नहीं है, कैसी है सरफेस, कर्व है, कर्व है यानी। या फिर जैसे सपोज करो यानी यहां पर यदि आपको रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो उसी चीज के लिए ये फिजिक्स में सिखाने जा रहा हूं। या जैसे कोई वाटर ड्रॉपलेट है, आप देखता होगा उसकी बूंदें गिरती है, उसको जूम करके देखो, है ना, वाटर ड्रॉपलेट, या कुर्सी पे पानी की इस सतह हो तो पानी ऐसे करके फैला हुआ है, सपोज करो ये रहा पानी, है ना, ये सरफेस, और पानी ऐसे भी ड्रॉपलेट गिर जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अब बताइए जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो रेयर से डेंसर जा रही है ना, लेकिन ये एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला जो मीडियम है वो प्लेन नहीं है, वो कर्वेचर है, वो स्फेरिकल है। तो ऐसी सरफेस को स्टडी करने के लिए भी हमारे पास एक कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो चलिए उन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी हेडिंग को समझिए बेटा, पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, ये हम इतने दिन से रिफ्रैक्शन पढ़ते रहे थे पर यही थे, जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो भी प्लेन सरफेस थी, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें भी ये प्लेन था, TIR पढ़ा है तो ये भी प्लेन था अभी तक। चलिए अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यहां स्फेरिकल सरफेस हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दो, एक बोलेंगे हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मैंने बहुत आलसीपने में लिख दिया, ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और एक होगी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पे भी कॉनकेव कॉन्वेक्स नाम आ रहे हैं।
ठीक है, तो क्या पहचान है यहाँ पर, किसको कॉन्वेक्स किसको कॉनकेव बोलेंगे? तो देखिए पहली बात तो स्फेरिकल सरफेस हो, और दूसरी तरफ हम इसकी एक साइड को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा सुनिए, ये तो मिरर में करते थे हम, वैसे तो ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी इधर लिख दो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये मैंने पीछे वाली साइड लॉक कर दी, तो इसमें आज हमें रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना, हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए कोई भी एक साइड लॉक हो गई तो रिफ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब लाइट यहां से यहां कैसे जाएगी भाई, तो दोनों सरफेस खुली होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पे किस आधार पे पहचान है कि यदि मैं एक सरफेस ये बनाऊं और इधर ये बनाऊं, इसके इधर डेंसर मीडियम हो, देखो डेंसर इधर है, चौक से मैंने शेड कर दिया है, और इसमें इधर डेंसर हो, आप थोड़ा सा सीआईडी एसीपी प्रद्युमन बनके या क्राइम पेट्रोल की तरह बताइए, कुछ एक जैसे दिख रहे हैं या कुछ अंतर दिख रहा है? इस शेडेड का मतलब है ये डेंसर है, इस का मतलब ये रेयरर है, इसका मतलब ये रेयरर है, और इसका मतलब ये डेंसर है। कोई अंतर दिख रहा है? हाँ अंतर है। अंतर यदि गौर से देखोगे तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि ये स्फीयर को पूरा करिए, इस स्फेरिकल आर्क को पूरा करिए, तो इस स्फेरिकल आर्क को जब पूरा करोगे तो सेंटर इधर आएगा, सेंटर इधर आएगा, और इस स्फेरिकल आर्क को पूरा करोगे तो भी सेंटर इधर आएगा, है ना? यदि मैं आपसे कहूं इस स्फेरिकल आर्क को पूरा करो, ऐसे करके तो सेंटर इधर ही तो आया, उल्लंग पल्लंग वही वाला, यानी सेंटर उधर नहीं जाएगा, इसमें सेंटर उधर नहीं जाएगा। तो सुनिए यहां जो अंतर है वो ये है कि सेंटर डेंसर मीडियम में लाई कर रहे हैं, और यहां सेंटर रेयरर मीडियम में लाई कर रहा है। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसको पुकारा जाता है कॉन्वेक्स, जिसमें हियर सेंटर, हियर सी लाई इन डेंसर मीडियम, ये है बेटा, जो सेंटर होगा वो डेंसर मीडियम में लाई करेगा, और इसमें हियर सेंटर लाई इन रेयरर मीडियम। पहले तो ये पहचान है किसमें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जो पहचान है वो यहां पे ये है। और आपको दिखाता हूं, अब जो फंडामेंटल है वो तो यही है। अब सपोज करो अदर एग्जांपल, फिर तो आप कैसे भी बना सकते हो, बताना। यदि मैंने आपको यू बना दिया और आपसे पूछू ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये स्पेसिफाई नहीं किया कि डेंसर किधर रखूंगा। अब बताइए ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, इधर डेंसर है, ये जल्दी बताओ, ये कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव है, जल्दी से बताइए, कॉन्वेक्स है कॉनकेव? हाँ जी ये कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि इसको जब पूरा करोगे तो सेंटर यहां आएगा, यानी डेंसर मीडियम में आएगा। अब एक और चीज आप समझिएगा, आगे की प्लानिंग के तहत बता रहा हूं। अब मैं चौक से शेड कर दो या तो, अब मेरे पास तो चौक ऐसे की बजाय ऐसे पकड़ लो तो शेडिंग इजी हो जाती है। आप कैसे शेड करोगे भैया? तो उसके लिए एक तरीका है, या मेरे पास यदि मार्कर होता तो मार्कर से शेड करना तो बड़ा कर रहा काम है, चौक को तो यू पकड़ने के लिए यू पकड़ लो, शेड हो जाते हैं। तो एक और तरीका है कि मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं, है ना, ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं, और इधर लिख दूं μ2, इधर लिख दूं μ1, और ये इंडिकेट कर दूं कि μ2 μ1 से बड़ा है। एक तरीका ये भी समझिए, मैंने इसके इधर μ1 लिख दिया, इसके इधर लिख दिया ये μ2 है, और नीचे हिंट लिख दी कि ये वाला जो μ2 है वो μ1 से बड़ा है। तो अब आप बताओ μ2 μ1 से बड़ा है, तो यानी इस वाली साइड कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर। इस वाली साइड कौन सी हुई? रेयरर। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। क्लियर है? तो हो गई कॉन्वेक्स सरफेस। जरूरी नहीं है शेड करो, मेरे पास चौक है तो मैंने शेड कर दिया, आप पे तो नहीं होगी ना। दूसरी चीज, मेरे पास चौक होने के बावजूद भी एक कमी, अब मैं जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो रे डायग्राम जो मुझे हाईलाइट करना है वो शेडिंग की वजह से हाईलाइट होनी होगी। समझ रहे हो? जब मैं यहाँ रे डायग्राम, यहाँ इस साइड तो साफ सुथरा रे डायग्राम दिखेगा, इधर तो नहीं दिख पाएगा ना साफ सुथरा, तो इसलिए हम इस फिजिक्स को यूज करेंगे, याद रखना। तो बताइए इस वाले फिगर को देख के बताइए, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव सरफेस है? ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव सरफेस है? जी हाँ ये कॉन्वेक्स सरफेस है। सेम ईयर, सेम ईयर। इसको अदर एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट करूं तो अदर एग्जाम्पल, मैंने इसको यूं लिख दिया और इधर लिख दिया μ1, इधर लिख नहीं μ2, और इधर लिख दिया μ1, और μ2 μ1 से बड़ा है। तो कंफर्म करिए ट्रू और फॉल्स करके, क्या ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या नहीं? ट्रू और फॉल्स, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या नहीं? कॉनकेव रिफ्रैक्ट, जी हाँ ये कॉनकेव ही है। अब एक और चीज, यहां पर भी उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसे पोल बोलेंगे, पोल बोलेंगे। पोल और सी को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे।
प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, पी से सी तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर पुकारेंगे, रेडियस ऑफ, यानी सब कुछ वर्डिंग वही है, बस इनमें फोकल लेंथ नहीं होती है, इनमें फोकस करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मतलब मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूं और आप ये उम्मीद करो ये एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये खूबी इनमें नहीं होती, या तो वो मिरर में होती है या लेंस में होती है। ये खूबी मिरर या लेंस में होती है, तो इसलिए यहां फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और फिर आपको बता दूं, लेंस पढ़ने की जो सीढ़ी है वो यहां से जाती है। लेंस पढ़ने की जो सीढ़ी होती है, जो लेंस यदि हमें पढ़ना है तो बेसिक फंडामेंटल यहीं से जाते हैं, क्योंकि ठीक है आपने बचपन में पढ़ लिया कि इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स, अंदर कांच होता है ना। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? बचपन की बातें बताऊं तो, है ना, बचपन का प्यार कहीं भूल ही जाना। सर बीच में मोटा किनारे पे पतला, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। बीच में मोटा किनारे पे, बीच में मोटा किनारे पे पतला। आपको लगता है फिजिक्स इस तरीके से डिफाइन करेगी किसी स्ट्रक्चर को, बीच में मोटा किनारे पे पतला है? ये केवल बच्चे के दिमाग में डालने के लिए समझा दिया कि बीच में मोटा किनारे पे पतला। बाय बाय में बोल भी मत देना, जब लेंस आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन हल्की सी हिंट दे देता हूं मैं आपको। बताइए ये कौन सी सरफेस है? इन दोनों में से बताइए कौन सी है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? ये जो मैंने बनाई ये कॉन्वेक्स है ना, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। अच्छा ये, लेकिन ये कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये कौन सी है? दूसरी वाली जो बनाई मैंने, हाँ ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। तो पता है जब मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा तो रिजल्ट यही तो आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? बेटा ये कॉन्वेक्स ही है। अभी किसी ने कॉनकेव टाइप कर दिया, ये भी कॉन्वेक्स है। सुनिए बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस प्लस कॉन्वेक्स सरफेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया? मिरर नहीं है ये, कन्हैया शर्मा, ये मिरर नहीं है। मिरर में तो एक साइड लॉक करनी होती है, सरफेस है, सिर्फ सरफेस बोलेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस प्लस कॉन्वेक्स सरफेस के कॉम्बिनेशन को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अच्छा ऐसे बताइए ये कौन सा सरफेस है? देखो 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 देखो, ये कौन सा सरफेस है? ये कॉनकेव। ये कौन सा सरफेस है? ये भी कॉनकेव है। दोनों को जोड़ दो, ये होती है कहानी बेटा कि ये है कॉनकेव लेंस। जब दो कॉनकेव सरफेस जोड़ते हैं तो इसका मतलब यदि आपको ये इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है तो आपको ये नॉलेज भी आनी चाहिए ना, ये वाली नॉलेज आनी चाहिए। तो यानी यदि लेंस को ढंग से पढ़ना है, तमीज से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, ओवरव्यू नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा हमें, इनकी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी इंडिविजुअल। आपको एक बात बताता हूं, एक गलत तरीके से एक चीज पेश की जाती है ना, मुझे भी गलत पढ़ानी पड़ती है, लेकिन बाद में देखो ओवरव्यू में और रियलिटी में क्या अंतर होता है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से। टिक टिक 1 2 3 4 और 5। अब देखिए आपको एक ओवरव्यू और रियलिटी में अंतर बताऊं। आपको जब मैं जैसे ये लेंस आपसे पढ़ा होगा कि एक रे यू डालो तो फोकस से पास करता है, ये ऐसे डालो तो फोकस से पास होती है। कुछ याद आ रहा है? ऐसा था और ऐसा था। कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको इसमें टेक्निकली बताता हूं, ऊपर वाली रे को गौर से देखना, केवल एक रे बना रहा हूं मैं, ये ऐसी तो बन रही है। सच्चाई ये है, यहां पे कैसे बेंड हो जाएगी रे? यू जा रही है, यू कैसे बेंड हो जाएगी? बीच में कहां से चेंज होगी भाई? बीच में थोड़ी नहीं मीडियम चेंज हुआ, लेकिन हम ऐसा बना देते हैं। लेकिन असलियत क्या होती है पता है? असलियत क्या होती है? असलियत तो ये होती है जब लाइट एंटर करती है लेंस में तो पहली बार यही उसकी बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि रेयर से डेंसर घुसी, एयर से कांच में घुसी तो पहली बार तो इसने चुल्ल कर देता है, यहीं पे घुसती चुल्ल हो जाती है, और फिर दूसरी बार यहां चुल्ल होती है, यहाँ पे एक बार यहाँ ए पर और एक बार इस जगह, क्योंकि इन दो जगह मीडियम चेंज होता है, 2 बार मीडियम चेंज होता है लेंस में, यानी लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। अब इन दोनों का इफेक्ट ऐसे बना देते हैं, इसे बोलते हैं ओवरव्यू, इसे बोलते हैं डिटेल। ये ओवरव्यू है सिर्फ, लेकिन यदि इस टाइप की डिटेलिंग पढ़नी है तो पहले आपको आज की जो हेडिंग है इंडिविजुअल ये पढ़ना है। तो आज का टॉपिक का ये तो मोमेंटम समझ में आ गया ना कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग एक बार फिर से रिवाइज करो। हेडिंग क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू, देखिए हेडिंग है हमारी, फिर से लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस।
ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग थी। अब जो मैं पढ़ाऊंगा पता है कैसे, हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, ऐसे चलेंगी, मतलब सब हेडिंग्स चलेंगी और आप समझ जाओगे। एक व्यवस्थित रूप से इस टॉपिक को पढ़ना है तो हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग लेके ही पढ़ पाएंगे। केस फर्स्ट, और ध्यान रखना 6 डेरिवेशन होंगे आज, 6, लेकिन एक के संग 5 डेरिवेशन फ्री मिलेंगे, एक के संग 5 फ्री, इसलिए 6 हो जाएंगे आज। नहीं हुए एक आध तो कल करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बिलीव मी एक के संग 5 फ्री, एक के संग 5 फ्री। लेकिन फ्री की चीज खरीदने के लिए पहले ये तो खरीदनी पड़ेगी ना। हाँ मस्त ऑफर है भाई, फ्री की चीज खरीदनी है तो पहले ये तो खरीदनी पड़ेगी ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट ये तो समझना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं। हाँ भाई रिक्शा खाली है, हाँ खाली है, बस स्टैंड के क्या पैसे लेगा भाई साहब, 50 रुपए, और ये सामान जो मेरे हाथ में, साहब सामान तो मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। अच्छा तो तू एक काम कर, तू सामान ले जा, मैं पैदल आ जाऊंगा। बताओ बताओ बताओ, तू सामान ले जा मैं पैदल आ जाऊंगा, ये ओके चलेगा? तू सामान ले जा, फ्री में तो ले जा रहा है, तू नहीं कही थी फ्री में ले जाइयो, ठीक, लेकिन नहीं, आपको खुद भी तो बैठना पड़ेगा ना। या फिर कन्हैया कह रहा था रिक्शा वाले को, भाई रिक्शा खाली है, रिक्शा हाँ वही खाली हूं, तो आज तो लूडो खेलेंगे, आज लूडो खेलेंगे। हाँ ओके कंटिन्यू करते हैं। तो एक मेन हेडिंग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये तो मेन हेडिंग होगी। अब इसकी सब हेडिंग हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे तो सही, लेकिन टुकड़ों में। मैंने तो ऊपर की नीचे ही पेश कर दी लाइट, लेकिन इसमें एक वर्ड और जोड़ रहा हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस व्हेन लाइट moves from rarer to denser। आप पूरा लिखना, मैंने आलसी बने पे लिख दिया। अब बताइए सब हेडिंग होगी कि नहीं होगी? मेन हेडिंग ये थी कि हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है स्फेरिकल सरफेस से, तो हमने कहा पढ़ेंगे, रुको तसल्ली से पढ़ेंगे। मैंने केस फर्स्ट क्या लिख दिया कि पहले हम उन केसों को पढ़ेंगे जिसमें लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, केवल पहले उन्हीं केस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर हेडिंग के अंदर हेडिंग ए, अब समझ जाओगे क्यों। अब रेयर से डेंसर है ना, रेयर से डेंसर पढ़ना है। अब रेयर से डेंसर में कॉन्वेक्स भी तो हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। तो चलिए मेन हेडिंग ये रही, उसके अंदर केस फर्स्ट ये रहा, केस फर्स्ट के अंदर ए। चलिए सीखते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस को पकड़ते हैं पहले, कॉन्वेक्स सरफेस। और आप देखना पहले मैं उसकी रियल इमेज का केस दिखाता हूं। ये पहली हेडिंग है, इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद अगले 5 डेरिवेशन बहुत स्पीड से हो जाएंगे, इसको बहुत धीमे धीमे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज, और केवल इमेज वर्ड मेंशन करना होता है हमें, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट तो रियल होगा फिर, यदि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो। अब देखिए मुझे जो रे डायग्राम बनाना है, मुझे किन किन बातों का ध्यान देना है। एक तो कॉन्वेक्स सरफेस बनानी है, दूसरा इस बात का ध्यान देना है कि लाइट रेयर से डेंसर जाए, है ना। तो देखिए पहले मुझे ये कंफर्म करके बताइए, क्या ये कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं। अभी एक मिनट, यदि मैं इधर शेडिंग करूं तो इधर शेडिंग नहीं करूंगा, मैं इधर μ2 लिख रहा हूं और इधर μ1 लिख रहा हूं, और मेरे हर डेरिवेशन में μ2 μ1 से बड़ा ही रहेगा। अब पहले बताओ ये कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं। हाँ जी कॉन्वेक्स है, ये हो गई ना कॉन्वेक्स। अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, देखो मेरे पास अच्छा जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लाइट इधर से भी अलाउड होता है, लाइट की एंट्री इधर से भी अलाउ होती है, लाइट की एंट्री इधर से भी अलाउ होती है। आप इधर से भी डाल सकते हो, इधर से भी डाल सकते हो, कहीं रुकेगी तो है नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे लाइट रेयर से डेंसर करानी है, तो मैंने रखा ऑब्जेक्ट यहां पर, बेटा देखिए यहाँ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पहले तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपको शुरुआत करनी हो तो पहले पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए समझने की, है ना। तो ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मैंने बताइए किस मीडियम में रख दिया है, रेयरर में या डेंसर में, चेक करके बताओ। जी हाँ रेयरर मीडियम में। अब लाइट रेयर में, जब ऑब्जेक्ट ही रेयरर में, तो रेयर से चलेंगी लाइट, ठीक। अब देखिए, अब इससे तमाम लाइट जाएंगी, उनमें से एक लाइट ये होगी बेटा, देखो एक लाइट खुद प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, ऐसे जा रही होगी पोल। अब बताइए इसका क्या हश्र होगा, इस रे का क्या हश्र होगा, क्योंकि
यदि हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना है तो हमें नॉर्मल डालना पड़ेगा। सी ये रहा, सी तो नॉर्मल डालेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल है। तो तुम्हें पता है ना, इसका मतलब ये जो लाइट है ये खुद नॉर्मली जा रही है। और बताना याद हो तो, जब कोई रे प्लेन सरफेस पे नॉर्मली जाती थी तो क्या होता था इसका, ये वाली रे डाली मैंने और ये भी नॉर्मल है, रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो आई 0 हो जाता था तो लाइट सीधी ही जाती थी, बेंड नहीं होती थी। तो वही चीज यहां होगी, ये जो लाइट गई है ये खुद नॉर्मली है तो ये तो सीधी जाएगी, ये सीधी गई तो एक लाइट तो सीधी गई, ये वाली। अब उन तमाम लाइट में से एक लाइट ऐसे भी जाएगी बेटा, कहीं रैंडम ले लेते हैं, ये मैंने रैंडम लाइट ले ली, इसी ऑब्जेक्ट से उठी है लाइट, एक लाइट जो सीधी गई वो सीधी निकल गई, एक रैंडमली मैंने ले ली। और ध्यान रखना, मैं जितने भी डेरिवेशन कराऊंगा अपर्चर स्मॉल होने वाले, स्मॉल अपर्चर की एजम्पशंस यूज करूंगा जो मैंने पहले बताई थी। तो चलिए, तो एक रे ये गई सीधी निकल गई, एक रे इस जगह का नाम दे दिया मैंने ए। अब हमें पता है ये लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, और रेयर से डेंसर जाने वाली रे, मान लो अब एक रैंडम रे लेते हैं रेयर से डेंसर वाली, ये तो नहीं आ रही ना नॉर्मली, तो सबको पता है नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तो पहले तो नॉर्मल डालना पड़ेगा ना। फिर ये वाली रे का यदि आपको हश्र देखना है, खूब पता है ये नॉर्मल की ओर झुकेगी, तो फिर एक मेरा पुराना डायलॉग याद होगा, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल डालना आसान, स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल डालना और भी आसान। प्लेन सरफेस पे नॉर्मल डालना आसान, स्फेरिकल पे और भी आसान। तो मैं इसको यूं करके सी से मिला दूंगा, दिस इज नॉर्मल, ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल होगी, सेंटर इधर ही तो आएगा, सेंटर दिख रहा है ना, ये सेंटर हो गया। अब बताइए ये रे, ये जो रे है ये वाली, ये जो इंसिडेंट रे है, अब इसे नीचे झुकाऊं या ऊपर बेंड करूं, नीचे बेंड करूं या ऊपर बेंड करूं, ये वाली जो रे है ये वाली, इसको ऊपर उठा दूं या नीचे बेंड कर दूं? जी हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है कि रेयर से डेंसर जाने वाली रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, तो देखो मैंने नॉर्मल की ओर बेंड कर दिया, कर दिया ना। तो अब बताइए, एक रे ये आ रही है, एक रे यू करके बेंड हो गई, ठीक है, यू करके बेंड हो गई ये यहां। तो जहां पे ध्यान है ना, जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जहां रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वो इमेज, क्योंकि ये इंटरसेक्शन रियल था तो ये रियल इमेज। अब बताइए इसमें वो सारी हेडिंग की शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? सारी शर्तें देख लो, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, हाँ देखो इंसिडेंट रे को रेयर से डेंसर जा रही है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, सारी शर्तें पूरी हो रही है। ऑब्जेक्ट में रखूंगा ही लेफ्ट में, ध्यान रखना, जो आपको पहले शर्त बताई थी। अब मुझे करना क्या है, इस डेरिवेशन का उद्देश्य ये है, मैं बता दूं हम करेंगे क्या। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू बोलेंगे, ये डिस्टेंस आर बोलने जा रहे हैं, पोल से होती है यहाँ पे भी, अच्छा वही कन्वेंशन वही सब कुछ, तो वो नहीं पढ़ाने की जरूरत मुझे, सब कुछ वही। ये भी मैं यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढने जा रहा हूं, जैसे मिरर में मिरर फॉर्मूला ढूंढा था जो यू वी आर या यू वी एफ को कनेक्ट कर रहा था, यहां पर भी एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो यू वी और आर को कनेक्ट करेगा, बिल्कुल कनेक्ट करेगा। उस फॉर्मूले को ढूंढूंगा, उन्हें कनेक्ट करूंगा। अब यहां पर मुझे यू वी आर में एक पैटर्न एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो एक डेफिनेट पैटर्न में ही चलना पड़ेगा तब डेरिवेशन हो पाएगा। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, दिस इज कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। अब तुमको स्मॉल एपर्चर की एक एजम्पशन याद है या नहीं याद, कि ये नॉर्मल पी के नजदीक आएगा, यदि ये एपर्चर स्मॉल है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी के नजदीक आएगा। तो जो डिस्टेंस आप एन से लोगे वो पी से भी ले सकते हो। एक तो ये एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन बताना, ये ए पर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है ना ये, तो इंसिडेंट रे, एक और एरो डाल देता हूं जिससे पता चल जाए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है। ये रहा नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे ये रही, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आर बोलते हैं। माना ये एंगल अल्फा है, माना ये एंगल बीटा है, और माना ये एंगल गामा है। एक डेरिवेशन कराऊंगा मैं जो एक पैटर्न से चलेगा, और इसी पैटर्न से अगले 5 डेरिवेशन चलेंगे। तो मुझे बताइए, इस फिगर को देखने के बाद आपको एक ट्राइंगल ओएसी नजर आएगा पक्का। ओएसी देखो, ओ माने ऑब्जेक्ट, ए जहां पर लाइट पड़ी, और सी माने सेंटर। ओएसी एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना नजर? तो
आप इसमें एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी ढूंढिए, और मुझे बताने की बजाय बस ये वेरीफाई करना, जब आप OAC को बिल्कुल बिना ब्लिंक करे हुए देखोगे तो आपको दिखेगा आई भाई साहब ना एक्सटीरियर एंगल है जो गामा प्लस अल्फा होगा। बोलो ये एग्री करते हो कि नहीं? क्योंकि टाइप करने से बेटर ये कि हाँ भाई समझ में आ गया, है ना। ये तो ट्राइंगल OAC में आपको आई का क्लू मिल गया, और ओ की जगह आई लिख दो तो वो इमेज का, बाकी AACC बस ओ की जगह आई लिख दो, यानी ऑब्जेक्ट की जगह इमेज, तो भी आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। देखो आप ट्राइंगल IAC दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल। यहां भी एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप में इसमें गामा भाई साहब एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले कर रहे हैं, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। तो आप ना यहां से R निकाल लीजिए, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा ना, ये उसकी तैयारी हो रही है, स्नेल्स लॉ जो लगाऊंगा उसकी तैयारी हो रही है ये। तो पक्का अगले आने वाले 5 डेरिवेशन की भी बता दूं, पक्का ट्राइंगल OAC में आपको आई का कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। ठीक है, बस अंतर ये आ सकता है किसी में गामा प्लस अल्फा आ रहा है तो किसी में गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। पक्का ट्राइंगल IAC में आप ढूंढोगे तो R का कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। फिलहाल R इसके बराबर है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, अब एक एजम्पशन में यूज करूंगा। स्मॉल अपर्चर में तो बहुत सारी एजम्पशन थी, वो सारी यूज होंगी इसमें। पहली चीज आपको ध्यान है ना, ये भले ही फिगर आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है, भले ही आप तक पहुंचाने के लिए बड़ा बड़ा बना दिया है, वरना ये फिगर हम जो पढ़ रहे हैं वो स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ रहे हैं, और ये स्मॉल अपर्चर में इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आई छोटा होने वाला है। अब आई छोटा होगा तो उसकी साइड इफेक्ट देखिए, ये तो हमें पता है ना, पैरेक्सियल रे जो होती है या स्मॉल अपर्चर के पास आने वाली जो रे होती है, स्मॉल अपर्चर वाली रे, उनका इंसिडेंस एंगल छोटा होता है। अब देखिए आई यदि छोटा है तो आई खुद इन दोनों का टोटल है। सोचो यदि कोई चीज छोटी है तो ये तो बहुत छोटी होंगी कि नहीं होंगी, उनका टोटल आई बन रहा है। तो ये तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और ये खुद सागर भी है। तो यानी इससे आई के साइड इफेक्ट दिखा रहा हूं। आई छोटा होने का असर ये पहुंचा कि गामा भी छोटा हो गया और अल्फा भी छोटा हो गया। फिर आ जाइए, याद रखना गामा छोटा साबित कर दिया। अब गामा छोटा है और गामा, ठीक है, गामा खुद R और बीटा का टोटल है। सोचो एक आई के छोटा होने से क्या हुआ, आई के छोटा होने से गामा छोटा हो गया, अल्फा छोटा हो गया। चलो अब गामा छोटा है, गामा खुद R और बीटा का टोटल है, तो इसका मतलब R भी छोटा बीटा भी छोटा। बहुत छोटे छोटे एंगल हैं ये, तो ये सारे एंगल छोटे 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 हैं, मात्र एक आई छोटे होने की वजह से। अब यदि ये छोटे हैं तो तुम्हें पता होगा जब थीटा छोटा होता है तो हम अपनी सहूलियत के अनुसार उस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, और आपको लगता है तो थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, यदि एंगल छोटा हो तो थीटा को अपनी जरूरत, आपको लगता है कि मैं इस हथियार को चला के जीत जाऊंगा या इस हथियार को चला के, थीटा आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो, बशर्ते छोटा हो तो फिलहाल ये जो आपका आई अल्फा गामा ये जो मैंने अभी छोटे साबित किए है ना, तो बताना अल्फा छोटा साबित हो गया तो बताना अल्फा को नियरली 10 अल्फा लिख लूंगा, है ना। तो एक एजम्पशन तो ये। अब मैं 10, अच्छा ये मेरी ना ये जो मैं स्टेप कर रहा हूं ये एक साथ जब कनेक्ट करूंगा ना तो समझ जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा कि करना क्यों चाह रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब जब सब्जी बनती है तो उसने छौंक मार दिया, जीरा मार दिया, ये समझ नहीं आता ये कर क्यों रहा है, लेकिन जब उसका टेस्ट आता है तब पता चलता है ओ तो हल्दी इसलिए डाली थी, नमक इसलिए डाला था, ठीक। तो अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिख लूंगा, वो सॉरी वो वाली एजम्पशन थे। ऐसे ही बीटा को नियरली इक्वल टू 10 बीटा लिख लूंगा, और ऐसे ही गामा को भी नियरली इक्वल टू 10 गामा लिख लूंगा। अब 10 अल्फा फिगर में देखिए, 10 अल्फा इस वाले, ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है ना वो सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि मैं 10 अल्फा की वैल्यू उठा लूं, 10 बीटा की वैल्यू ऐसे उठा लूं, 10 बीटा चेक करो, और 10 गामा की वैल्यू ऐसे उठा लूं। ये उठाने का भी एडवांटेज बताऊंगा कि क्यों चाह रहा हूं, मेरा दिल 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा पे क्यों आ रहा है। तो बताइए 10 अल्फा an अपॉन एनओ, an अपॉन एनओ, an अपॉन एनओ, 10 बीटा an अपॉन एन आई, चेक करते चलना, और 10 गामा an अपॉन एन सी। इनमें ना सब परपेंडिकुलर सेम है, सब इक्वल हो जाएंगे। क्या मतलब, काय को इक्वल हो जाएंगे, ये तो अलग है ना, एनओ एन आई एन सी तो अलग है।
हाँ, तो अल्फा नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिख के मैंने an अपॉन NO लिख दिया। ऊपर देखिए बीटा नियरली 10 बीटा लिख के an अपॉन NI लिख दिया और इसको an अपॉन NC लिख दिया। पहली एजम्पशन ये, तीनों एजम्पशन यूज करूंगा स्मॉल अपर्चर की, कि अल्फा को नियरली 10 अल्फा लिख के ये यूज कर लिया। अब an को an लिखा रहने दो, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं ना, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो P में घुसा रहता है, P के बहुत नजदीक होता है। तो ये NO उसको नियरली PO लिख दूं, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए आया था कि POU है, हमें भागते भूत की लंगोटी पकड़ में आ जाए, हमें UVR में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ऐसे ही AN को AN रहने दो, NI को PI लिख दो, NI को PI लिख दो। उत्तरी PI, मजे आ गए। V है ये V है, आगे कनेक्ट करूंगा। और ये AN मतलब इन शॉर्ट मैंने N को P लिख दिया। और आप देखिए अगले 5 डेरिवेशन में ये जो बॉक्स है ये तो चेंज होगा और नहीं, अगले जो 5 डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है, इसका नाम लग दिया बॉक्स है, ये तो चेंज और नहीं होगा, यहां तब भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। अब आ जाइए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए ढूंढोगे, कहां है ए? ये था पॉइंट जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो बेटा μ1 sin i μ2 sin i, जैसे मैंने सिखाया है। μ1 sin i, जिस मीडियम को ले रहे हैं उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन बराबर होगा μ2 sin r। होपफुली कि समझा पा रहा हूं मैं, आ रहा है ना? अब देखिए एक लास्ट एजम्पशन और, देखो एक एजम्पशन तो ये यूज हुई, एक हल्की सी, बहुत हल्की सी ये यूज हुई है, बहुत हल्की है ये वाकई। एक लास्ट एजम्पशन और, ये वाली, कि हम अपनी जरूरत के, अब यहां साइन आ गया ना। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं μ1 i इक्वल टू μ2 r। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने ये यूज कर ली फिजिक्स। मैंने साइन से तलाक ले लिया, उसको साइन आई को आई। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं आई और आर की वैल्यू रख पाऊं, आई की वैल्यू रख पाऊं फ्री हिट, आर की वैल्यू जो मैंने सजा रखी है वो लिख पाऊं। बस अब कोई एजम्पशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इतनी एजम्पशन यूज होने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि ये जो रिजल्ट आने वाला है वो दूध का धुला नहीं है, यानी कंडीशन अप्लाइड हो। ये जो रिजल्ट आने वाला है वो साफ सुथरा नहीं है। इसका मतलब एक साफ सुथरा कि यूं कहे कि उसके चरित्र में कोई दाग ना हो, ना, दाग तो लग चुकी, एजम्पशन तो लग चुकी। तो हम पहले ही बता देते हैं जो रिजल्ट यहां आएगा वो केवल स्मॉल अपर्चर के लिए यूज करोगे तो एक्यूरेसी आएगी। चलो अब आ जाइए μ1, ये मैं रीजन बता चुका हूं, लिख नहीं रहा हूं, बोल चुका हूं। नोट्स में तो खैर सब चीजें प्रॉपर तरीके से लिख रही है। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा μ2। और आर की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस बीटा। देखो ये यहां से उठाइए, आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। मैं आई की वैल्यू और आर की वैल्यू सजा चुका हूं। अरे मैं तो प्लेट में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी सजा चुका हूं कि नहीं? तो μ1 की जगह μ1, चलिए गामा अल्फा बीटा गामा यहां से लिखा हूं, एन गामा अपॉन पीओ, देखो पीसी, सॉरी एन अपॉन पीसी, सॉरी पीसी, प्लस अल्फा की वैल्यू एन अपॉन पीओ, देखो अल्फा एन अपॉन पीओ, μ2 की जगह μ2 एन अपॉन पीसी और एन अपॉन पीआई, जिसमें से एन कॉमन आगे कट जाएगा, न्यूमरेटर में एन 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 कट जाएगा और केवल जो बचेगा उसको खोल रहा हूं, μ1 अपॉन पीसी प्लस μ1 अपॉन पीओ, फिर इक्वल टू μ2 अपॉन पीसी और माइनस μ2 अपॉन पीआई। ठीक है। अब इसमें जैसे हम मिरर फॉर्मूला याद करते हैं ना, क्या है मिरर फॉर्मूला? इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तरफ होते हैं और 2 अपॉन आर, याद है ना 2 अपॉन आर, हालांकि 1 अपॉन एफ से काम चला है, लेकिन ये भी है, आर वाला टर्म एक तरफ है। तो मैं पीओ वाला टर्म यही लिखा रहने दे रहा हूं, पीआई इसको इधर ला रहा हूं और पीसी को इधर ला रहा हूं।
मेरी बात समझना क्यों, पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, μ1 अपॉन पीओ, इसको यही रहने दो। मैं पीआई को इधर क्यों ला रहा हूं, इमेज डिस्टेंस है वो पीआई, ये माइनस का है ना, यहां के प्लस हो गया, μ2 अपॉन पीआई इक्वल टू, ये यहां इस भाई साहब को इधर ले आए, μ2 अपॉन पीसी ऑलरेडी है, μ1 अपॉन पीसी वहां जाके, तो देखिए ये चेक करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आपको अरेंज कर दिए मैंने। और अब वक्त आ गया है कि इनकी वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन रख दूं, तो μ1 की जगह μ1, पीओ की जगह पीओ, यू तो है लेकिन माइनस यू रखूंगा क्योंकि समझ गए होगे, पीआई पीआई प्लस का भी रखूंगा, μ2 माइनस μ1, ये प्लस का आर रखूंगा। ये है रिलेशन जो आपने पहली बार पढ़ा है अपनी लाइफ में कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, ये वैल्यूज पता हो। बस इन फॉर्मूला में साइन के अलावा जो अंतर है वो ये कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आते थे न्यूमरेटर में, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, μ1 आ रहा है, μ2 आ रहा है, थोड़ा फॉर्मूला अटपटा जरूर है पर चटपटा भी है। आपको ये राजी राजी नहीं गैर राजी खाना है, लेना है, कड़वी दवाई की तरह पीना तो पड़ेगा। कभी तो ये फॉर्मूला जो मैंने मिटाया वो भी तो नया था, कभी तो आपके लिए वैसे ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये राजी राजी गैर राजी पढ़ना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4, ठीक है। अब हेडिंग में बदलाव क्या आने वाले हैं वो ये कि जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स सरफेस आपको हर बार रियल इमेज परोस के दे, वो वर्चुअल इमेज की भी सिचुएशन जनरेट कर सकता है। एक्चुअली यदि ऑब्जेक्ट, मैं फिगर मिटाने वाला हूं पहले अंतर, यदि जरूरत से ज्यादा पास ले आऊंगा है ना, तो अब आप देखिएगा क्या अंतर आ जाएगा। जरूरत से ज्यादा पास ले आऊंगा तो मैं जो मैं लाने वाला हूं, यानी हेडिंग आपकी अब होने वाली है, मैंने कहा ना हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, अब हेडिंग आ गई बी, केस वही चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है, रियर टू डेंसर वाला, लेकिन कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज दिखाता हूं। वर्चुअल इमेज पहले तो ये देखिए, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस। अभी नहीं मानोगे आप, मानना भी नहीं चाहिए। इधर μ2 इधर μ1, अब हो गया, हाँ अब हो गया। हालांकि कोई ये कहेगा सर कौन बड़ा है, मेरे हर डेरिवेशन में μ2 ही मैं बड़ा लेने वाला हूं, क्योंकि मैं ऐसी भसड़ पैदा ही नहीं करूंगा कि कभी किसी को बड़ा ले लो कभी किसी को। अब ये बताइए पहले ये कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं है, कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं है, ये है बिल्कुल, क्योंकि डेंसर मीडियम इधर है, सेंटर ये। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहां ना रख के यहां रखा हूं पास में, अब देखिए क्या समस्या उत्पन्न होगी वो देखिए। समस्या तो है, नहीं कहेंगे इसे, सॉरी बेटा। हाँ, अब ऑब्जेक्ट से तमाम रे चलेंगी, एक रे ऐसे गई तो ऐसे निकल जाएगी ये तो सीधी वाली, और एक रैंडम रे ले लेते हैं पहले की तरह रैंडम रे ले ली मैंने ओ से, ठीक है, और इस लोकेशन का नाम पहले की तरह ए ही दे देता हूं। अब ये रे फिर से रेयर से डेंसर जा रही है, सबको पता है नॉर्मल की ओर झुकेगी, तो नॉर्मल डाल लो ना पहले, तो मैंने ये नॉर्मल डाल दिया ना नॉर्मल, स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल डालना और भी आसान। ये भाई साहब आई हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा है ना, इंसिडेंट रे का थोड़ा तिरछा सा बनना है, कोई बात नहीं मैनेज कर लेना, इतना तो बड़ा दिल रखना, ठीक है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ। अब आप बताइए, इसको इधर खिसकाने की वजह से ये आई थोड़ा फुल गया, आई थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम ये एजम्पशन नहीं लगा पाए, एजम्पशन तो अब भी लगाएंगे, यही वाली क्या ही छोटा है। अब आई बढ़ गया तो आर भी बढ़ेगा। अब मेरी बात समझिएगा, मेरी बात, अब ये रे रेयर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल की ओर झुकेगी, झुका भी थी मैंने, देखो झुकाई है मैंने, चेक करो आपको ये वाकई नॉर्मल की ओर, ये एंगल आर होगा, क्या ये वाली रे वाकई नॉर्मल की ओर झुकती हुई फील हुई नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आई थोड़ा बढ़ गया तो आर भी तो थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा यदि मैं ज्यादा झुकाऊंगा तो आर छोटा हो गया ना, ये आर छोटा हो गया, लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा, तो ये मैंने झुकाई है, लेकिन जैसी मैंने झुकाई इसकी नीयत मुझे दिख ही नहीं रही कि यहां जाके मिले इसे,
इसकी नियत गंदी हो गई है, इसको मिल ही नहीं रही, तो रियल इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसको पीछे मिला लेते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को मैं हमेशा डॉट डॉट ही रूप देता है वो, दिस इज वर्चुअल इमेज। देखा बेटा, ये आई, ये वाला एंगल, ये आर, और बिल्कुल डेरिवेशन पहले की तरह ही चलेगा। समझ में आ गया? इस बार आई इधर आ गया, तो इस डिस्टेंस को पी से यहां तक की डिस्टेंस को यू पुकार लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस वी पुकार लेते हैं, और ये आर पुकार लेते हैं, पोल से यहां तक। पिछले डेरिवेशन में ध्यान करो, बिल्कुल पहले की तरह एक हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया था, यहां से एक परपेंडिकुलर, उसका क्या नाम रखा था हमने? एन, और एंगल भी बोले थे अल्फा बीटा गामा। तो याद, यदि उसी पैटर्न उसी फ्लो को नहीं तोड़ना तो ऑब्जेक्ट पर बनने वाले एंगल को अल्फा मानेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पर इधर वाले को या इधर वाले को, किधर वाले को, तो ये भसड़ खत्म कर देता हूं। आपको अल्फा में टेन अल्फा भी जनरेट करना है, आपको एन अपॉन एनो चाहिए, तो ऐसा लेना है अल्फा उधर की साइड परपेंडिकुलर की तरफ जिसका मुंह हो, मतलब इधर वाला अल्फा नहीं लेना, ये वाला अल्फा नहीं लेना, वो वाला अल्फा लेना है जिसका मुंह ए एन की तरफ हो या पोल की ओर हो। तो ऑब्जेक्ट पर बनने वाले एंगल को अल्फा मानिए पिछली बार की तरह, इमेज पर बनने वाले एंगल को बीटा मानिए, ना कि उधर जिसका मुंह ए एन की ओर हो, और सेंटर पर बनने वाले एंगल को गामा मानिए। और फिर देखिए डेरिवेशन में क्या चेंजेस आते हैं। पहली बात पक्का, यहां पर भी ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, बिल्कुल गौर से देखिए, आपको एक क्लू मिलेगा, मिल रहा है, आई बराबर गामा प्लस अल्फा। ओ थैंक गॉड, वाकई आई गामा प्लस अल्फा ही है, चेक करते जाओ। ओ ए सी, आई ही है एक्सटीरियर एंगल। अब ट्राइंगल आई ए सी देखते हैं इमेज का, ये रहा आई, इस बार यहां पहुंच गया, आई ए सी। अब देखने वाले की नजर चाहिए बेटा, इस बार आर है एक्सटीरियर एंगल, तो आर बराबर गामा प्लस बीटा, चेक करो, इस बार एक्सटीरियर एंगल आर है, तो आर है गामा प्लस बीटा। आगे बात समझ में? तो यहां चेंजेस आ गया, ये प्लस हो गया। चलो आप ये देखिए, ये जो बॉक्स ए है ये तो एज इट इज है, ऐसा लगेगा कि पिछले डेरिवेशन को देख के नहीं, इस डेरिवेशन को देख के लाइन लिखी है कि आई अल्फा बीटा गामा ये सब छोटे एंगल है। तो चेक करो, अल्फा एक बार चेक करा देता हूं, अल्फा को नियरली 10 अल्फा लिख के एन अपॉन एनओ, एन अपॉन एनओ, और एन ओ को पीओ लिख लेंगे। एक बार चेक करा रहा ऐसी बीटा, ये रहा बीटा, इमेज पर बनने वाले एंगल को बीटा ले लिया मान लो, तो बीटा ये देखो ट्रायंगल, एन अपॉन एनओ, एन आई सॉरी एन अपॉन एन आई, एन आई को पी आई लिख देंगे, ऐसी गामा देख लीजिए। तो ये बॉक्स को तो डिस्कस करना बेकार है, एज इट इज रहने वाला। अब आज ये पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, तो कैसे लगेगा? म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर, वही लग रहा है, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। फिर साइन आई को आई लिख लिया, साइन आर को आर लिख लिया। लेकिन एक परिवर्तन आ गया, आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा है, लेकिन आर की वैल्यू गामा प्लस हो गई। अब आप बिना प्लस झपकाए देखना, ये भाई साहब प्लस हो गए, तो फिर यहां भी प्लस हो गया, यहां भी प्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन थैंक्स टू साइन कन्वेंशन यहां तक अपडेट हो गया, साइन चेंज हो गए, लेकिन रिजल्ट बिलीव मी अंगद के पैर की तरह जमा रहेगा, यही आएगा। तो बताना ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस। अब एडजस्टमेंट करते हैं, क्या एडजस्टमेंट जनरेट होता है देखते हैं। म्यू वन अपॉन पीओ ऑलरेडी है यहां, म्यू वन अपॉन पीओ ऑलरेडी है यहां पे, ये भाई साहब प्लस के आके यहां माइनस हो गए, म्यू टू अपॉन पी आई, ठीक है, इक्वल टू ये इसको वहां ले जाओ, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। ठीक, अब वक्त आ गया बेटा, म्यू वन अपॉन पीओ की वैल्यू, पीओ माइनस यू, माइनस ये वाला, पी आई की वैल्यू, इस बार पी आई भी माइनस का हो गया है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और पीसी प्लस का आर। अब अगली लाइन में ये माइनस माइनस प्लस करके लिख दो, यही आएगा या नहीं आएगा? ये साइन कन्वेंशन का फायदा आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा साइन कन्वेंशन का फायदा। सिचुएशन चेंज जरूर हुई, इसने हमें हिलाने की कोशिश करी कि हम बदल गए, तो हमें लगा शायद रिजल्ट में बदलाव है कि नहीं आए बदलाव, तो ये दूसरी हेडिंग हो गई। क्या लगता है तीसरी हेडिंग क्या होगी? यदि आप फ्लो में पढ़ रहे हो तो जल्दी बताइए, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकती है?
अब कॉनकेव सरफेस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स की हमने दोनों परिस्थितियां पढ़ ली। कॉन्वेक्स ने जो रियल इमेज बना के दी वो पढ़ ली, वर्चुअल पढ़ ली। अब कॉनकेव, तो चलिए अब कॉनकेव देखते हैं। तो कॉनकेव की एक हेडिंग आई कि सर अब आएगी कॉनकेव की रियल इमेज, क्योंकि फ्लो के हिसाब से तो यही लग रहा है। तो ये तो ठीक है, कॉनकेव सरफेस यही आएगी अगली हेडिंग। फिर आएगी रियल इमेज। एक्चुअली अभी मैं फिगर बताऊंगा, ये रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएगा, अभी सामने आ जाएगा। तो इसलिए इसकी एक ही हेडिंग रहेगी इसमें। अभी समझ जाओगे क्यों नहीं बना पाएगा। तो पहले कॉनकेव सरफेस बनाऊं तो सही में। अब देखिए ये मैंने बनाया कॉनकेव सरफेस। गोलाइयों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में रहे तो बेटर है, μ2 μ1 से बड़ा है। पहले मुझे कंफर्म करिए ये कॉनकेव है या नहीं। अब कंफर्म करिए कॉनकेव ही है ना ये। जी हाँ कॉनकेव है, क्योंकि इसकी गोलाई सेंटर यहां आएगा जो कि रेयर मीडियम है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा यहाँ पे, ये ना ऑब्जेक्ट। फटाफट रे डायग्राम देखिए, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। एक रे यूं गई, सीधी चली जाएगी पोल से होते हुए। एक रैंडम सी एक रे ले लेते हैं यहां पर, इस जगह का नाम पहली हर बार की तरह ए। ये भी रे रेयर से डेंसर जा रही है, ये भी रे रेयर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल की ओर झुकेगी। लेकिन इस बार जो नॉर्मल भाई साहब है, क्योंकि सेंटर इधर आएगा तो नॉर्मल ऐसे डलेगा। मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो। क्योंकि नॉर्मल इस बार उल्लंघन आएगा, उधर नहीं आएगा, नॉर्मल इधर है, क्योंकि सेंटर ही इधर है। हालांकि बेटा सेंटर काफी दूर होगा, लेकिन ज्यादा दूर बना के फिगर नहीं बनते, फिर बदतमीजी होती है। अब बताइए इस वाली रे का क्या हश्र करूं मैं। इस वाली रे को ऊपर उठाऊं या नीचे गिराऊं, जल्दी बताइए। इस वाली रे को जब मीडियम पार कराऊं तो ऊपर उठाऊं या नीचे गिराऊं, सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। कन्हैया कह रहा है नीचे, चलो कन्हैया ने कहा नीचे। और बेटा काजल भी कह रही है नीचे, मृदु भी कह रही है नीचे। आज तो अच्छे अच्छे प्लेयर बोल्ड हो गए, इसका मतलब सबने गलत दिया आंसर। क्यों भाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है काजल। काजल रेयर से डेंसर जाने वाली रेखा क्या अश्र होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी भी हेडिंग है तो वही रेयर से डेंसर की है, तो हेडिंग रेयर टू डेंसर है ना। रेयर से डेंसर जाने वाली रे नॉर्मल की ओर मुड़ती है, नॉर्मल की ओर, जो कि ऊपर की ओर। यदि ये नीचे मुड़ गई तो ये नॉर्मल से दूर हो गई, ऊपर मुड़ेगी, ऊपर मुड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया। देखो नॉर्मल, क्योंकि ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ना पड़ेगा उसको। अब नॉर्मल की ओर मुड़ गई तो अब इसकी नीयत खराब हो गई, ये मिलेगी नहीं यार। क्योंकि इसमें नॉर्मल की जो पोजीशन है या जो गेस्चर है वो इस तरीके से बन रहा है कि उसको उठना तो ऊपर, चाहे हल्का सा उठे, ऊपर ही उठना पड़ेगा। नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर जाने के लिए उसे ऊपर उठना पड़ेगा, तो फिर तो मिल ही नहीं सकती ना। तो यानी रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉनकेव सरफेस रियल इमेज नहीं बना पा रहा। अब बाकी कंटिन्यू करते हैं। इस जगह का नाम ए था, नॉर्मल डाल दो। पहले आई और आर मार्क कर देते हैं। ये एंगल आर होगा, कहीं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे। रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो होगा, हाँ एक काम और कर देते हैं, पता ना ये जो रे वो तो पूरा हुआ ही नहीं, ये वाली रे मिल तो पाई नहीं, तो फिर इसको पीछे ले लीजिए। रियल इंटरसेक्शन तो करेगी नहीं, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन, ये थी आई। ठीक है कि नहीं ठीक। अब बताइए इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो इसलिए ये वाले एंगल को आई बोलना है बेटा, याद रखिएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाया मैंने। बड़ा बड़ा दिखाने का मतलब ये नहीं कि बड़ा हो गया, ऐसे तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम भी दिखाते हैं। अब बताइए यहां से परपेंडिकुलर डाल लीजिए, जैसे अब तक डालते आ रहे हो ना परपेंडिकुलर। डेरिवेशन की थीम वही है बेटा, ये ना एन। पी से सी तक की डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, आर। ओके, पी से आई तक की डिस्टेंस बी होती है और ये यू होती है, ठीक यू। अब आप बताइए और क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में बनने वाले एंगल को हम अल्फा पुकार लेते थे, इमेज वाले को बीटा और इसको गामा। उसी पैटर्न में मानोगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला है, पक्का ट्रायंगल ओएसी को घूर के देखना, क्लू मिल जाएगा। ओ ए सी
बताइए, ढूंढ के बताइए कौन एक्सटीरियर एंगल है? गामा एक्सटीरियर एंगल है। गामा है एक्सटीरियर एंगल और आई प्लस एल्फा हो गया, पर आपको तो आई चाहिए होता है, तो आई हो गया गामा माइनस एल्फा, आई हो गया गामा माइनस एल्फा। पक्का ट्रायंगल आईएसी। अब थोड़ा मेहनत का काम है। ट्रायंगल आईएसी, इसमें आपको आर का क्लू मिलेगा। ढूंढो 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 ढूंढो, पक्का आईएसी, आईएसी ढूंढो। आर का कोई क्लू मिल जाए तो सीआईडी सीआईडी लगाओ। कुछ मिला? नहीं मिला। एक्चुअली क्या हुआ, आईएसी में आर दिख नहीं रहा। आर तो ये रहा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट से देखना। इसको आर मेंशन कर सकता हूं ना मैं थोड़ी देर के लिए, ज्योमेट्रिकली आराम से तसल्ली से देखो, वर्टिकली अपोजिट। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मिल गया नहीं मिल गया इस ट्रायंगल में क्लू? मिल गया ना? हाँ, अब इस ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर है, तो गामा बराबर है आर प्लस बीटा, तो हमें तो आर चाहिए ना, गामा माइनस बीटा। ये हो गया गामा माइनस बीटा। लेकिन जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ये एज इट इज आएगा बेटा। इसकी कोई आपको शिकायत हो तो आपको चेक कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके बाद में, कि नहीं सर इसमें मेरी नजर में ये तो अब भी यही आएगा। अब फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब स्नेल्स लॉ लगाने का मतलब ये नहीं कि मैंने इस आर को आर लिख दिया तो म्यू वन साइन आर लिखूंगा। सर देखो, म्यू वन वाले मीडियम में आर बनना है ना, ना ना, म्यू वन में आई बनना है और म्यू टू में आर बनना है। ये आर इसके साथ नहीं लोगे, तो म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया। अब देखिए आई की वैल्यू इस बार गामा, देखो यहां माइनस आ रहा है, प्लस की बजाय माइनस हो गया, और ये जो गामा प्लस बीटा पिछले डेरिवेशन में रहा होगा, लेकिन अब तो माइनस है। तो अब मुझे इसके चक्कर में यहां पे भी माइनस करना पड़ रहा है, यहां पे भी माइनस करना पड़ेगा। बाकी अल्फा बीटा गामा तो वही आएंगे ना, ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो मुझे बीच की दो लाइन जरूर मिटानी पड़ रही है, लेकिन बिलीव मी रिजल्ट यही आएगा। मैं करके दिखा देता हूं, वरना मैं दे देता हूं कि चलो करके देखो, ठीक है? हाँ चलिए, तो अब बताइए, माइनस म्यू वन अपॉन पीओ ऑलरेडी है, ये यहां ले आइए तो ये प्लस का हो गया, प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इक्वल टू, ये वहां पहुंच जाएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी हो गया। अब वक्त आ गया है, इसमें ना आर भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है और यू भी नेगेटिव है, पीओ पी आई और पीसी। तो माइनस म्यू वन, पीओ की वैल्यू माइनस यू, प्लस ये वाला प्लस पी आई की वैल्यू माइनस वी, म्यू टू माइनस म्यू वन और पीसी की वैल्यू माइनस आर। अब इसमें माइनस माइनस प्लस मत करना, इस माइनस को यहां पे मत एडजस्ट करना। अरे जरूरत क्या है, एक एक माइनस इनका कॉमन लेके काट दो, तो देखो यही फॉर्मूला बचेगा। अरे जरूरत क्या है हमें दूसरे फॉर्मूले को डिजाइन देने की, जब हमारे पास ऑलरेडी एक ही डिजाइन का फॉर्मूला मौजूद है। तो इस माइनस को उड़ा दीजिए आपस में, एक एक माइनस लेके, तो एक माइनस तो इसका बचेगा ही बचेगा, ये माइनस उड़ गया तो ये प्लस का ही रह गया, ये प्लस, ये तो यानी ये भी कहानी हो गई। अब कौन बताएगा अगली हेडिंग क्या आएगी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, स्क्रीनशॉट, वैसे तो नोट में सब है। हाँ, कौन बताएगा अब अगली हेडिंग क्या आएगी इसी मोमेंटम में, इसी फ्लो में? वेरी गुड मृदु, शाबाश, मृदु ने बता दिया, यानी ढंग से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, इसमें से मृदु एक है, मतलब। और बताइए अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? अब कॉनकेव का, नीलामी का कॉनकेव का कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये था कॉनकेव का रियल इमेज, बनाएगा नहीं, बता दी मैंने। तनीषा वेरी गुड, कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज जयंत बना दी, वैभव शाबाश। अरे कॉन्वेक्स की रियल इमेज पढ़ तो ली हर्ष। अब अगली हेडिंग आएगी केस सेकंड, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, क्योंकि जब रेयर टू डेंसर के सारे केस पढ़ लिए, जब रेयर टू डेंसर के पढ़ लिए, तो अब चीजें पलट दो, अब डेंसर टू रेयर। लेकिन अब फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आएगा, बहुत मामूली सा, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी चेंज आपको जायज लगेगा। तो अब फिर से हेडिंग रिफ्रेश हो गई, अब फिर से खिलना पड़ेगा। अब ए फिर से ए हो गया, अब ले लेते हैं कॉन्वेक्स सरफेस रियल इमेज।
रियल इमेज। अब देखिए बेटा, क्या ये कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं? अभी कैसे कह दोगे आप? इस बार मैंने म्यू2 इधर लिया है, पिछले 3 डेरिवेशन में म्यू2 इधर लिया था, इस बार म्यू2 इधर, और हमारा म्यू2 म्यू1 से बड़ा ही रहेगा। मैं क्यों चेंज करूं, आपके लिए परेशानी क्यों पैदा करूं? म्यू2 म्यू1 से बड़ा है। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, गौर से देखो। पहले तो ये बताइए कॉन्वेक्स सरफेस है या नहीं? कॉन्वेक्स ही है ये, लेकिन ऑब्जेक्ट पहली बार डेंसर मीडियम में आ चुका है। डेंसर में रखूंगा तभी तो डेंसर से रेयर कर जाएगी लाइट। देखो लाइट यूं जाएगी, अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि सर एक लाइट ऑब्जेक्ट से यूं लेते हैं। अब डेंसर में रखूंगा तभी तो डेंसर से रेयर हो जाएगी। तो चलिए फिर से खेलते हैं, सब कुछ हो गया। हाँ, डेंसर टू रेयर भी पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स सरफेस है। अब वो तो रियल इमेज अभी पता चलेगी। एक लाइट सीधी गई, पोल से होके सीधी निकल जाएगी। एक रैंडम लाइट लीजिए, करिए फटाफट रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एक नॉर्मल डाल देता हूं मैं इसकी, और नॉर्मल सी इधर आ गया, ये रहा सी। ये इंसिडेंस एंगल होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल। अब बताइए ये रे नीचे बेंड करूं ऊपर बेंड करूं? बताइए नीचे करूं या ऊपर करूं? अब इस रे को, ये जो रे जा रही है पार करती। हाँ मृदु ठीक बेटा, हाँ हर्ष ठीक। नीचे क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर जाने वाली रे नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो दूर कर दी मैंने, कर दी दूर। ये आर हो गया। अब ये दूर होके जहां पे भी मिलेगी वो रियल इमेज होगी, रियल इंटरसेक्शन रियल इमेज। अब पता है डेरिवेशन में मामूली सा चेंज क्या आएगा? एक मामूली सा चेंज आएगा, बताता हूं क्या आएगा मामूली सा चेंज। इस जगह का नाम ए आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, वो भी जायज लगेगा। यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये था एन, एन ठीक है। इस एंगल का नाम वही फ्लो अल्फा, इसका गामा इमेज का बनने। यदि डेरिवेशन में सिमिलरली थ्योरम को कंटिन्यू करना है तो ये आर हो गया, ये यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस वी हो गया, ठीक है। और कुछ करते थे नहीं। अब बताइए ट्राइंगल ओएसी में झांकिए, ओ ए सी, इसमें कौन एक्सटीरियर एंगल बना बैठा है? गामा ई, गामा आई प्लस अल्फा, तो आई गामा माइनस अल्फा हो गया। आई ए सी देखिए, आई ए सी, आई ए सी, इसमें आर एक्सटीरियर एंगल बैठा है, तो आर बराबर किसके हो गया? गामा प्लस बीटा। ये एज इट इज मिलेगा बॉक्स, एक बार वेरीफाई कर सकते हो आप, ये तो एज इट इज मिलेगा ये तो। अब जो अंतर आएगा, कोई बताएगा अब अंतर क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो, क्या अंतर आएगा? किसी को पता हो तो पकड़ में आ गया हो कि ये अंतर यहां से चालू हो जाएगा। हाँ हर्ष ने सही पकड़ा, मृदु ने भी सही पकड़ लिया। मैंने कहा ना कुछ बच्चे बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। मृदु और हर्ष ने पकड़ लिया। पता है अंतर क्या आएगा? अब आएगा म्यू2 साइन आई, जब मैं स्नेल्स लगाऊंगा म्यू1 साइन आई नहीं आएगा, अब आएगा म्यू2 साइन आई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसलिए क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट ही आपने म्यू2 में रख दिया है। तो अब जो अंतर आएगा वो ये आ गया कि म्यू2 साइन आई, म्यू2 म्यू1 साइन आर। तो इसका मतलब आगे मैं अंतर कर दूंगा, इसका मतलब म्यू1 की जगह म्यू2 और म्यू2 की जगह म्यू1 रिप्लेस हो गया ना, यही तो हो गया। म्यू1 जहां म्यू1 था वहां म्यू2 आ गया, जब म्यू2 था म्यू1 हो गया। तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी यही अंतर हो जाएगा, जहां म्यू1 है वहां म्यू2 आएगा, आप देखिएगा, और जहां म्यू2 है वहां म्यू1 हो जाएगा। आपका ये रिजल्ट आएगा। एक्चुअली अब नहीं, इस वाली हेडिंग में अब मैं चाहे यहां कुछ भी लिखता रहूं, रिजल्ट ये आएंगे। चेक करें, करते हैं। बताइए ये म्यू2 हो गया, म्यू2 ये म्यू1 हो गया, फिर ये म्यू2 होगा, म्यू1 होगा, साथ के साथ एक अंतर और, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा है, हाँ गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा है, ठीक। जो अंतर हो गया है म्यू2, ये म्यू1 माइनस ये प्लस, ठीक है, ठीक है ना। इतनी लाइनें मिटा देता हूं और करिए इतनी लाइनों को। अच्छा मैं आपको दे रहा हूं टाइम, आप करके बताइए। अब इसको कॉपी पेन तो शायद होंगे भी नहीं, के लेके भी नहीं बैठे होंगे। करिए इसको व्यवस्थित, तो देखिए यही आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं।
हाँ ये ही आएगा। तो यानी देखा जाए अभी इसमें और हेडिंग आएंगी, लेकिन उन हेडिंग का रिजल्ट अब ये आएगा। अब भले ही मैं हेडिंग चेंज करूंगा लेकिन रिजल्ट यही आएगा। तो ये रिजल्ट कहने को दो और रिजल्ट है, लेकिन एक ही याद रख लेना, पहला वाला, और दूसरे में ये याद रखना कि म्यू1 को म्यू2, म्यू2 को म्यू1 रिप्लेस कर देना है। बाकियों का मैं रे डायग्राम बना के छोड़ रहा हूं, अपने आप करिएगा। बाकियों का मैं रे डायग्राम बना के छोड़ रहा हूं, अपने आप करिएगा। ठीक है, बी हेडिंग क्या आएगी अब बोलो? कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज। ठीक, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें करनी है। ओहो, चल देखेंगे, फोन पे कर लेना, कल करना। अब बी कॉन्वेक्स सरफेस, अब मैं केवल बेटा डायग्राम बनाऊंगा और वर्चुअल इमेज, बाकी काम आप अपने आप करना, अपने आप करिएगा बाकी काम। कॉन्वेक्स सरफेस, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस, ये रहा, इधर म्यू2 इधर म्यू1। याद रखना मैं लिख नहीं रहा हूं, म्यू2 ही बड़ा है। यहां पे मैंने अब ऑब्जेक्ट जरूर, जब हम ज्यादा पास ले लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जब यहां ज्यादा पास ले लेते हैं, यहां पर भी अब एक रे जो सीधी गई वो तो पोल से होके सीधी चली जाएगी, एक रे जो यूं गई, इसका अक्षर देखते हैं बेटा। नॉर्मल डाल देता हूं मैं यहां पे, नॉर्मल इधर भी डाल सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट सी के इधर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। यदि जरूरत से ज्यादा पास आ जाए या सी को भी क्रॉस कर जाए, पर आप इसी फिगर में कंफर्टेबल रहोगे, कंफर्टेबल इस फिगर में रहोगे। ये रहा सी। अब बताइए ये रे कहां से कहां जा रही है? ये जा रही है डेंसर से रेयरर, नॉर्मल से दूर। बेटा सही बेंड की है कि नहीं? मैंने चेक करो, सही बेंड की है या नहीं करी है? नॉर्मल से दूर ही करी है मैंने, नॉर्मल से करी है, लेकिन इतनी नहीं हो पाई कि इसको मीट कर सके। इसको मिला दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी काम आप खुद करेंगे इसमें। यदि खुद से करना चाहो, आई खुद मार्क करोगे, कौन सा आई होगा इसमें, है ना, आर कौन सा होगा खुद मार्क करोगे, नॉर्मल डालोगे, अल्फा बीटा गामा खुद मार्क करोगे। सी तो दूर हो, हाँ मृदु तुम ठीक कह रहे हो, सी दूर होना चाहिए, है ना। आप इसको दूर भी बना सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, और सी ऐसा भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने एक बात बोली कि ऑब्जेक्ट यदि सी के नजदीक हो, वहीं से ये बदतमीजी चालू हो जाती है। बना सकते हो, यानी सी को इधर भी बना लोगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट को, मतलब ये कहना चाह रहे हो ना, आप ऐसे भी बना लोगे ना तो भी आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, रे यूं डाल दी, कॉन्फिडेंस रखना, नॉर्मल यूं डाल दिया, डाल देना यूं भी, तो भी बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, रिजल्ट यही आएगा। मैंने सबका साथ सबका विकास लेके चलता हूं ना, ये चीज। तो बेटा कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज ये बनाइएगा, खुद ही करिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगली हेडिंग है कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस, ठीक है, काम तो तुम समझ गए क्या करना है। अब जैसी बन जाएगी वही हेडिंग डाल दूंगा। कॉनकेव सरफेस बनानी है मुझे, कॉनकेव, बताना ये कॉनकेव सरफेस है या नहीं। पहले तो ये बताओ कॉनकेव है कि नहीं, क्योंकि कई लोगों के लिए यही आईआईटी अभी भी कॉनकेव ही है ना ये। हाँ, अब आ जाओ यहां पर, ये रहा पोल, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट यहां ले लूं, चलो यहीं ले लेता हूं। अब एक रे यूं गई, सीधी चली गई, एक रे रैंडम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करूं मैं, नॉर्मल डालना है, नॉर्मल इधर आएगा, इस बार नॉर्मल इधर आएगा, ये रहा नॉर्मल। बताइए ये डेंसर से रेयरर जा रही है, और डेंसर से रेयरर जाने वाली, डेंसर से रेयरर जाने वाली, डेंसर से रेयरर जाने वाली नॉर्मल से दूर होती है, तो ये ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठते ही इसका यदि थोड़ा सा भी ऊपर उठ गई तो आप समझ गए, तो ये मिल ही नहीं सकती। तो ये तो वर्चुअल इमेज बना दिया, तो ये वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा।